नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि फौज के सपने देखना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन फौज में पहुंचना बहुत मुश्किल। और फौज में जाने के लिए आपको इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में पता होना जरूरी है। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे नो योर इंडियन आर्मी। जी हाँ, इंडियन आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, कितने यूनिट्स हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर। सर, ये वीडियो हर एक एस्पिरेंट के लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी को इंडियन आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं तब तो विशेष करके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अदरवाइज इफ यू राइट टैग इन फ्रंट ऑफ योर नेम इंडियन, जी, तो फिर तो जानकारी बिल्कुल जानकारी बनती है। और देखिए, कल एक बड़ा अच्छा सा जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि 370 आर्टिकल 370 पे, हाँ, तो वो जो चीज़ है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि भाई लोगों को तकलीफ होगी नहीं पता, बट ये जरूर ऐसा लगा कि अब नाउ वी फील लाइक इंटीग्रेटेड पार्ट। और वहाँ पर फौज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत कुर्बानी है सर। हाँ, अगर कोई फौज में लाइफ देख रहा है और वो अगर वैली की सर्विस ना करे तो फिर वो आधी सर्विस मानी जाती है, तो लगभग सबको करनी पड़ जाती है, सबको करनी पड़ जाती है। जी बिल्कुल सर, इंडियन आर्मी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा जी। जब इंडियन नेशनल आर्मी रेज हुई थी जी, तब ये जो स्ट्रक्चर था, रेज जब हुई थी, आर्मी बनी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आर्मी का मतलब नहीं, और उससे पीछे चलिए सर। देखिए क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 15 जनवरी को अपना आर्मी डे मना लेते हैं जी। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, जनरल के एम करीप्पा, ठीक है, उन्होंने चार्ज लिया था सर रॉबर्ट रॉय बुचर से जी। तो वो हमने वहां से माना। अगर वहां से देखते हैं तो अभी हमारी आर्मी बहुत छोटी दिखाई देती है, जिसके 100 साल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना? ठीक बात है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो इंडियन आर्मी की हिस्ट्री 1750s में जाती है। अच्छा, जब मद्रास रेजिमेंट ट्रेस की थी पहली, तो वो 1750 के आसपास, आई बिलीव 1758 के आसपास वो जाती है। तो वहां से स्टार्ट है इंडियन आर्मी, और 1796 के अंदर तो आकर के उन्होंने स्ट्रक्चर्ड कर दिया था फिर उसको। अच्छा, सॉरी, पुरानी हिस्ट्री है। मैं तो सुभाष चंद्र बोस तक की तो पहुंच पाया था। नहीं, बहुत पुरानी स्ट्रक्चर्ड आर्मी है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी है, अभी जो भी स्ट्रक्चर है जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जी, ये अंग्रेजों की भेंट हमें नहीं है, उससे पहले का है? नहीं, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी। मतलब जो शेप अप है कि भाई ये अंग्रेजों वाला ही है, ये ब्रिटिशर्स वाला। तो क्या जो इंडियन आर्मी का अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जी, वो ब्रिटिश आर्मी या यूके आर्मी का बिल्कुल रेप्लिका है? ये लगभग मिल सकता है जी, बिल्कुल मिल सकता है। और क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, और रादर इसकी और हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो इंडियन आर्मी को इसलिए रेज भी नहीं किया गया था जी। उनका पर्पस था, जब ये शुरू में किया गया था, कि ये जो उनके सामान वगैरह इधर से उधर जाते थे उसकी सुरक्षा करे ये सैनिक। ठीक है, कारतूस जो जा रहे हैं, हाँ, कारतूस, खजाना जो कुछ ये लूटते थे, वो सब की सुरक्षा भी हम ही करें। तो इसलिए फौज बनाई थी उन्होंने, इंडियंस को अदरवाइज जगह नहीं थी। और मजे की बात आप देखिए कि 1918 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के अंत तक जी, हमारे यहाँ से कोई कमीशन ऑफिसर नहीं बनाया जाता था। तो इंडियंस को कमीशन ऑफिसर नहीं बनाया जाता था। जो पहला बैच था जिसमें के एम करियप्पा साहब बने थे, या राजेंद्र सिंह जी जडेजा जो सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो बने, वो सब फर्स्ट बैच के थे, जो जहां से स्टार्ट किया था उन्होंने कमीशन। ये 1918 के बाद की बात? हाँ, 1919 से स्टार्ट किया उन्होंने। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जी, और जो हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर है, जैसे यूएस की बात कर लें आप, रशिया की बात कर लें जी, तो इन कंट्रीज की जो आर्मी का स्ट्रक्चर है और जो हमारे आर्मी का स्ट्रक्चर है, ये मोर और लेस सेम है? जी हाँ, मोर और लेस बिल्कुल सेम है। क्योंकि उसमें दो चीजें देखी जाती हैं। फाइटिंग आर्म्स का रोल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हम कहते ज़रूर हैं कि आज की डेट में जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 12.5 या 13.25 लाख के आसपास पहुंच गई है जी। लेकिन इसमें से विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू 16 to 17 सर्विस आर्म्स। अच्छा, ठीक है,
16-17 सर्विस आर्म्स में से सिर्फ लड़ाकू सर्विस आर्म्स जो हैं, जो फाइटिंग आर्म्स हैं, वो 4 मानी जाती हैं। कौन कौन सी सर? दैट इज, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कोर जो फाइटिंग आर्म्स हैं वो इन्फेंट्री आर्मर्ड हैं जी, ठीक है। फिर लोग कहते हैं, गिनते हैं आर्टिलरी और एडी को सपोर्टिंग में, एयर डिफेंस। बट हाँ जी, फिर एक बात आ जाती है, एक बड़ी अच्छी सी कोटेशन है, जोसेफ स्टालिन ने 1944 में ये कहा था, आर्टिलरी को एक तबका दिया था कि जी आर्टिलरी इज गॉड ऑफ वॉर। ये 1944 में जोसेफ स्टालिन ने कहा था। आप भी आर्टिलरी में? मैं भी आर्टिलरी में था। अच्छा। तो ये कहते हैं कि इन्फेंट्री इज क्वीन ऑफ वॉर। अच्छा, इन्फेंट्री वो हुए जो पैदल सेना जो गोलियां मार रहे हैं, सोल्जर्स कह लें। खतरा ज्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप मैन टू मैन फाइट में आते हैं इन्फेंट्री में। हाँ, अच्छा। जैसे आप ज्योग्राफिकल फीचर देखिए इंडिया का, कारगिल वॉर हुई थी जब जी, तो कारगिल में आर्मर्ड का रोल नहीं था ज्यादा, क्योंकि वो पहाड़ियां थी, उसमें टैंक नहीं ले जा सकते थे, कोई रोल नहीं बन रहा था। टैंक का राडार इतना रेंज भी नहीं है कि वो इतने दूर से फायर कर सकते थे, तो इन्फेंट्री का रोल वहां ज्यादा था। अगर यही लड़ाई आप पंजाब या राजस्थान की तरफ लड़ेंगे तो वहां आर्मर्ड का रोल ज्यादा हो जाएगा। फिर टैंक, आर्मर्ड इज टैंक। हाँ, अच्छा। टैंक वाली जो सेना है, जो टैंक वाली सेना है वो आर्मर्ड, जो पैदल चल रही है वो इन्फेंट्री हुई। जो आर्टिलरी खाना है जो दूर से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, अब तो ऐसे दूर से तो वो आर्टिलरी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब तो मिसाइल्स भी हैं आर्टिलरी के अंदर, तो मिसाइल रेजिमेंट्स भी बन गई हैं, तो बहुत दूर से भी वो आर्टिलरी हो गई। वो आर्टिलरी है। और एयर डिफेंस कौन सी? एयर डिफेंस एक्चुअली इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन आर्टिलरी ओनली, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, और ये 1994 में अलग हुई थी आर्टिलरी से। अच्छा। इनका काम होता है जो दुश्मन के जहाज वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। तो एयरफोर्स का भी तो वही काम था। हाँ, अब होता क्या है कि एडी के 1-2 काम एडिशनल और जो कोर काम में गिने जाते हैं जी। जब भी लड़ाई होती है तो दुश्मन सबसे पहले ये देखता है कि आपके जो रसद है, आपका जो आपूर्ति है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, विच इंक्लूड्स योर फ्यूल डैम, एमिनिशन डिपो, है ना, सप्लाई डिपो, इनको डिस्ट्रॉय करिए ताकि आपका जो, अगर ये सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई, जैसा आपने इजराइल में अभी हाल में देखा होगा, सीज फायर करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा? वहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, पानी काट दिया सबसे पहले उन्होंने, बिजली काट दिया। जब ये बेसिक आपूर्ति खत्म कर दोगे दुश्मन की, तो वो अपने आप सरेंडर पीछे हो जाएगा। 1971 की वॉर में जो कराची हार्बर डिस्ट्रॉय किया था जी, वो बहुत बड़ी एक स्टेप था, मैं कह सकता हूं कि 1971 वॉर में पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए, है ना। तो ये पहले काम होते हैं। तो एडी का जो एक रोल आ जाता है वहां पर कि ऐसे सप्लाई डिपोज, एमिनिशन डिपो, इनके इर्द गिर्द ये जल्दी डिप्लॉय करेंगे ताकि इनकी सुरक्षा होती रहे। अच्छा, है ना, ये चार जहाज ना पहुंचे दुश्मन का। ये 4 जो आर्म्स हैं, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड और एयर डिफेंस जी, ये वो हैं जो इंडियन आर्मी के वो अफसर और सैनिक जो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, जिनका काम ही है गोली या गोले बरसाना, बस ये इनका मेजर काम आ गया। ठीक, ये 4 यूनिट खत्म हो गई। हाँ। आप कह रहे हैं 17 यूनिट है, तो 13-14 और यूनिट। हाँ, अब जैसे इसमें एविएशन एक आ गई। एविएशन इज अगेन लाइक पार्ट फ्रॉम आर्टिलरी ओनली, तो वो भी दुश्मन से लड़ेंगे। एविएशन कॉर्प्स है जी, अब वो अलग हो रही है। अच्छा, वो भी अलग कर दी। ठीक है, पहले ये आर्टिलरी के अंडर ही आती थी। ये सारे जो अब आप आर्म्स बता रहे हैं, ये इन चारों को फेवर करते हैं। हाँ, ये अब देखिए, यहां से अब आप देखिए सिग्नल्स, ठीक है, इनका काम है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। जो वॉकी टॉकी पे बात हो रही है, वॉकी टॉकी, कई जगह ऐसा होता है कि जब आप दुश्मन के इलाके में हैं या बहुत नजदीक हैं तो फ्रीक्वेंसी कैच हो सकती है, तो इसके लिए फिर तार भी बिछाना पड़ सकता है आपको। तो ऐसी चीजें जो हैं, ये कम्युनिकेशन ओवरऑल स्टैब्लिश करना सिग्नल का काम है जी। वैसे ही आपका गाड़ियां, वेपन्स रिपेयर करना ईएमई का काम है। अच्छा, है ना, ठीक है। ऐसे ही आपका कपड़े या पूरी आपूर्ति जो देनी है, विच इंक्लूड्स टेंटेज एंड ऑल ना, ये सब चीजें जो हैं, गोला बारूद, ये ऑर्डिनेंस का काम है।
वहां तक पहुंच आपूर्ति करना इस चीज की, लड़ने के लिए, उनके पास गोली होगी तभी तो लड़ेंगे। ये ऑर्डिनेंस का काम है। ऐसे ही आप अगर लड़ाई में कोई जख्मी हो गया है तो जब वो लाएंगे तो वहां पर इलाज भी तो होना होगा, तो मेडिकल कोर का काम आ गया। सबके अलग अलग काम डिवाइडेड। हाँ, सबके अलग अलग काम है। रास्ता बनाना इंजीनियर्स वालों का काम है। तो ऐसे नॉर्मल डिफेंस एस्पिरेंट को जब वो सपने देखता है इंडियन आर्मी के, तो उसको 2 तरीके के सपने देखने चाहिए आपकी बातों से मुझे लग रहा है। या तो भाई मैं दुश्मनों से लड़ूंगा, या मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा, ऐसे बोल सकते हैं। ये आर्मी का फॉर्मेशन है। आप उसमें फिर आप अपनी चॉइस भी भरते हैं, उसमें आप कहाँ फिट होते हैं वो भी देखा जाता है। 3 चॉइस होती हैं, मगर ठीक है, आप जहाँ भी रहेंगे यूनिफॉर्म तो है, और उस यूनिफॉर्म को पहनना अपने आप में इररिस्पेक्टिव कि एक बच्चा कमीशन अफसर बन के किसी भी यूनिट में जा रहा है, इररिस्पेक्टिव वो जिस यूनिट में हो, उसका प्रमोशन और उसकी सैलरी और उसकी बाकी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स बराबर रखे हैं सर? जी बिल्कुल बराबर रखे हैं। ऐसा अभी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। न्यू प्रमोशन पॉलिसी से तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कर्नल तो ऑलमोस्ट सभी को बनना ही है, अगर वो परमानेंट कमीशन में आ रहे हैं तो। तो फिर वो वहां तक तो जाना ही है। आगे के प्रमोशंस के लिए आपका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब देखा जाता है, बिकॉज देन यू बिकम अ ब्रिगेडियर। फिर जनरल कैडर में जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा रास्ते पतले हो जाते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। अदरवाइज सब सेम है। अदरवाइज सब सेम है। इन्फेंट्री को भी अगर आप ऐसे समझें कि इन्फेंट्री वैसे तो देखने में बहुत लगता है कि ये इतनी सारी रेजिमेंट्स हैं। देयर आर 27 रेजिमेंट्स बेसिकली इन इन्फेंट्री में 27 रेजिमेंट्स हैं। जैसे आप मान लीजिए महार रेजिमेंट है, या मराठा रेजिमेंट है, या फिर सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर्स है, गार्ड्स है। तो ऐसी 27 हैं, और इनमें अगर टोटल आप जोड़ते हैं तो ये टोटल स्ट्रेंथ जो इन्फेंट्री की है वो है 530 बटालियंस। इंडियन आर्मी के अंदर 530 बटालियंस हैं इन्फेंट्री की। अच्छा, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होंगे सर? सर एक बटालियन में लगभग 600 से 700 सोल्जर्स होते हैं। लगभग 35,000 के करीब हो गए जो इन्फेंट्री मैन है इंडियन आर्मी में। जी अंदाजा। अच्छा, फिर आप देखिए कि जो आपका आर्टिलरी है जी, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं। इनकी अभी तक जो है मेरे ख्याल से 280 रेजिमेंट्स हैं आर्मी के अंदर। ठीक है, 280 रेजिमेंट्स, और एक रेजिमेंट में लगभग आप 500 लोग मान के चलिए, 450 से 500 के बीच में। अच्छा, तो लगभग 15,000 आर्मर्ड में भी हैं, आर्टिलरी में भी हैं। हाँ, फिर आपके पास आ गए आर्मर्ड के 67 रेजिमेंट्स हैं। और अगर आप एडी को देखते हैं तो 56 एडी रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के अंदर। सर अगर एक डिफेंस एस्पिरेंट है और एडवेंचरस है तो उसको किस में जाना चाहिए? आर्टिलरी में, इन्फेंट्री में, आर्मर्ड में, एडी में? ठीक है, आर्मी का अपने रूल्स हैं। इन्फेंट्री, फिर ज्यादा एडवेंचरस अगर आप हैं तो इन्फेंट्री बहुत अच्छी रहेगी जी। ठीक है, और सबसे बड़ी फीडर भी है आर्म फोर्सेस के लिए, प्लस सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स उसी में जाते हैं। तो लेकिन माँ बाप सबसे ज़्यादा उसी में परेशान होते हैं। माँ बाप थोड़ा, देखो भाई, लाइफ तो ऐसा नहीं है कि जो सर्विस करके आए हैं, जो कर रहे हैं, वो भी फैमिली तो सबकी है, बट व्हेन यू पुट दिस यूनिफॉर्म तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि वो जो क्या बोलते हैं, फील्ड मार्शल फिलिप चेकवुड ने एक बहुत सुंदर सी बात कही थी, सर्विस एंड वेलफेयर ऑफ माय कंट्री एंड कंट्रीमैन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देश आता है। इस यूनिफॉर्म की खासियत यही है कि इट नीड सैक्रिफाइस, वो सेल्फ सैक्रिफाइस है। सबसे पहली चीज तो सेल्फ सैक्रिफाइस। क्यों हम कहते हैं, जब एसएसबी की भी कभी बात करते हैं कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ही यही होता है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो, और ये यूनिफॉर्म मांगती है हमेशा। क्या बात है सर, आपने ऐसी बड़े बोल दिए कि मतलब आई एम स्पीचलेस। नहीं, ऐसा नहीं है सर, बट दे मस्ट ट्राई, एंड दिस इज वन गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई बिलीव द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो
इंसान एक बार अगर इससे जुड़ता है तो उसके आखिरी समय तक ये ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कैप्टन एसके सिंह हमेशा खड़े रहते हैं, रैंक्स नेवर रिटायर, वो हमेशा चीज रहेगी आपके अंदर। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया। अक्सर मेरे से एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि ये डी क्या है, आर्टिलरी क्या है, आपने बड़े सरल शब्दों में बता दिया कि 16-17 शरीर का एक 17 अंग हैं, जिसमें से 4 अंग वो हैं जो उधम मचा रहे हैं और बाकी 13 अंग वो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उन 4 लोगों को। लेकिन ऑल द आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इसलिए प्लीज कभी ये मत सोचिएगा कि इन्फेंट्री है जो है, अगर सिग्नल्स नहीं होगा तो इन्फेंट्री कैसे काम करेगी? इन्फेंट्री कम्युनिकेट कैसे कर पाएगी? और अगर मान लीजिए इन्फेंट्री को कवर फायर नहीं मिला तो आर्टिलरी से, तो फिर वो प्रोसीड आगे कैसे बढ़ेंगे? आर्मड को कवर फायर नहीं मिला तो कैसे करेंगे? आर्मड के पीछे इन्फेंट्री रहती है, आर्मड ने जाकर के घुस करके दुश्मन के उस इलाके में अगर वो टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं किया, अगर टैंक वाली लड़ाई से उसको परेशान नहीं किया, तो इन्फेंट्री किस चीज को टेक ओवर करेगी जाकर के? किस लिए फिर इन्फेंट्री आगे जाएगी दुश्मन के इलाके में? ऐसे तो नहीं घुस जाएंगे कहीं भी। तो फिर वो रास्ता बनाना पड़ता है। वो रास्ते ऐसे ही बन रहे हैं कि आर्टिलरी ने पहले वहां पर गोले बरसाए, उस जगह को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया, फिर आर्मड घुस करके उसको दोबारा निश्चित करती है कि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब हमारी सेना के लिए रास्ता बन गया है। वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे और ये जो है टेक ओवर करेंगे, इंडिया का झंडा लगाएंगे। उसमें जो मैन टू मैन फाइट होगी, वो करेजियस एक वॉर जो चीज़ है चाहिए इन्फेंट्री के लिए, उसका सामना उनको करना पड़ता है। तो हर एक का अपना अपना काम लिखा हुआ है, वो उसी तरीके से। एस्पिरेंट्स, आपको इंडियन आर्मी के किस यूनिट में जाना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कमेंट्स मैं और सर दोनों देखेंगे और देखना चाहेंगे कि आपके व्यूज़ क्या हैं, आपके फैमिली वाले क्या कहते हैं, और आप ओवरऑल इंडियन आर्मी के लिए तैयार हैं कि नहीं है, सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं या नहीं है। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।